ये सब हुआ प्रॉब्लम, किसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं, हार्मोनल टेस्ट करते हैं, सोनोग्राफी भी करते हैं, ट्यूबुलर पीसीओडी, विटामिन B12, फेरेटिन, D3, CBC, आयरन, थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं। ये सब टेस्ट होता है, इससे पता चलता है एग्जैक्टली क्या है। कभी कभी स्कारिंग एलोपेशिया दिखता है, इसमें बायोप्सी भी करते हैं। कभी कभी पेशेंट को इवन 3-4 महीने का कोर्स देने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो बायोप्सी से एक्टिव फॉलिंग पता चलता है। एलोपेशिया एरिएटा उंदरी जैसा है, तो वो भी घड़ी काफी टाइम ऐसा होता है कि डिफ्यूज हेयर लॉस होता है। तो एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया टोटालिस और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, फुल बॉडी में बाल जाता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सलिस। पेच जो बनता है आईब्रो में जाता है, आईलेसिस में जाता है, बियर्ड में जाता है, स्काल्प में, वो एलोपेशिया एरिएटा। जब मार्जिन में बाल जाते हैं उसको बोलते हैं उफियाटिक एलोपेशिया। ये सब टाइप का एलोपेशिया है। ये भी शुरू में रिवर्सिबल है, पर 5-10 साल हो गया तो फिर इरिवर्सिबल हो जाता है, फिर वो मेडिसिन से नहीं आता है, तो वो अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्वेश्चन होता है कि इतनी सारी मेडिसिन है, इतने सारा प्रोसीजर, तो कौन सी कंडीशन में कौन सी थेरापी चूज करनी चाहिए। तो वैसे मेसोथेरापी है वन टाइप ऑफ विटामिन से, इसमें विटामिन सप्लीमेंट बोलते हैं। पीआरपी जो इसमें ग्रोथ फैक्टर होता है, ग्रोथ फैक्टर वो सब कुछ मिक्स होता है अंदर। ज्यादातर ग्रोथ फैक्टर होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं ना, पीआरपी। पीआरपी क्यों, काफी पेशेंट क्वेश्चन ये करते हैं कि ब्लड तो हमारे शरीर में घूमता ही रहता है ना, वहाँ भी प्लाज्मा रहता है, तो फिर इंजेक्शन देने की क्या जरूरत है। तो इसे बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। 100 ml में 90% आरबीएस रहता है, 7% होता है डब्ल्यूबीसी रहता है, और 3% प्लेटलेट रहता है। तो प्लेटलेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है 1.5 लाख टू 4 लाख है पर सीसी क्वांटिटी में। तो इसीलिए ये पूरी पीआरपी प्रोसीजर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद ब्लड वाला जो आरबीसी वाला पार्ट रिमूव करते हैं, जो बफी कोट रहते हैं, इसमें प्लेटलेट रहते हैं, इसमें मोर देन 30 टाइप का ग्रोथ फैक्टर रहता है। कॉमनली वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये सब ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो हेयर को स्टिमुलेट करता है, और जो हेयर वीक हो गया है उसको थिक भी करता है, लॉन्ग भी करता है, और जो टेलोजन फेज में से एनार्जन फेज में बाल को एंटर करते हैं, बराबर। तो हेयर ग्रोथ में भी फायदा रहता है, फॉलिंग में भी फायदा रहता है, और हेयर की डेंसिटी बढ़ाता है, हेयर की थिकनेस भी बढ़ाता है, और हेयर की क्वालिटी भी बढ़ाता है। तो ये डेंड्रफ में भी काम लगता है, क्योंकि सीबोरिक डर्मेटाइटिस काफी के अनहेल्दी स्काल्प में थोड़ा हाइजीन नहीं रहता है, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन कॉमन रहता है। तो ये सब, क्योंकि जब भी फिजियोथेरापी क्लिनजिंग भी होता है, इसमें दवाई भी आती है, टॉपिकल सॉल्यूशन भी आता है। खुद के ब्लड में ही जब कमी रहती है तो हम तो वहीं से लेके डालते हैं, तो कभी कभी इतना कॉन्सेंट्रेशन ग्रोथ फैक्टर का नहीं मिलता है। तो QR6 से एक ग्रोथ फैक्टर, प्लांट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर बनाया जाता है। तो इससे क्या कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है, और कंसिस्टेंट ग्रोथ फैक्टर का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। पीआरपी में वेरिएशन आ सकता है, कभी किसी पेशेंट हेल्दी रहता है तो उसको ज़्यादा बनता है, कोई बड़ी उम्र होता है, अथवा किसी को हीमोग्लोबिन विटामिन अंदर से जब कमी रहती है, तो कभी कभी ग्रोथ फैक्टर, किसी का इनहेरिटेंट प्लेटलेट वीक रहता है तो ग्रोथ फैक्टर भी, और किसी को ड्रग इंड्यूस कोई सप्रेशन रहता है, कोई ब्लड थिनर चालू है दवाई, तो इसकी प्लेटलेट की एक्शन थोड़ी कॉम्प्रोमाइज रहती है। तो ये सब में GFC ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट करके दूसरा एक आता है पेटेंटेड, परंतु ये QR67 में प्लांट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है। इसमें ओलिगोपेप्टाइड नहीं है, सिर्फ ग्रोथ फैक्टर है। और हमने जो डेवलप किया है सख्या स्किन क्लीन में ओलिगो GF, वो इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर भी है और पेप्टाइड्स भी है, तो डबल फायदा रहता है। तो ऑन एन एवरेज स्काल्प में जिसको लगे कि डेफिशिएंसी है, विटामिन कम है, क्रॉस डाइटिंग है और सब कुछ कभी, तो इसमें आपको मेसोथेरापी चूज करना चाहिए। कोई बोले कि मुझे प्रॉम्प्ट रिजल्ट चाहिए, जल्दी से फास्ट रिजल्ट चाहिए, बहुत बाल जा रहा है, तो फिर आपको QR6 शुरू में ही सिलेक्ट करना चाहिए। पेशेंट को अगर बजट कंस्ट्रेंट है तो मेसोथेरापी से स्टार्ट कर सकते हैं, पर तुम बोल देना कि इसमें थोड़ी इफेक्ट आने में टाइम लगेगा। पीआरपी बीच वाला है, मेसोथेरेपी से ज़रा जल्दी फायदा करता है। इसमें ग्रोथ फैक्टर और बाकी का विटामिन इंग्रेडिएंट भी बहुत अंदर रहता है। सबसे बेस्ट, फास्ट, सेफ और पेनलेस जो होता है वो QR67 है। तो डिपेंड करते हैं कौन सी नॉन स्कारिंग में काम करता है। कभी स्कारिंग में मानो कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना है, तो स्किन को प्रिपेयर करने के लिए भी हम पीआरपी देते हैं, ग्रोथ फैक्टर भी देते हैं, फिजियोथेरेपी भी देते हैं उसका, ताकि जो ट्रांसप्लांट बाल किया तो बाल, जो ट्रांसप्लांटेड बाल अच्छा ग्रो होना चाहिए। वो नीचे के जो एनवायरनमेंट है, जो स्कारिंग एलोपेशिया, जो टिश्यू लॉस हुआ, नीचे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो ये पीआरपी वापस न्यू कोलेजन फाइबर, न्यू इलास्टिक फाइबर,
ग्राउंड स्टेपटन, नियोकोलेजोनोसिस, नियोवास्कुलर फॉर्मेशन से जो बेड बनते हैं, जो स्काल्प का बेड जहाँ हम हेयर डालते हैं, वो प्रॉपर बने ताकि हेयर का जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट है, वो इम्प्रूव होए और बाल का ग्रोथ भी अच्छा हो। मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से जो फ़ायदा होता है, विटामिन टेबलेट होता है, साइक्लिक विटामिन और जो भी आयरन है, किसी को हम डेली विटामिन देते हैं, पेशेंट भी फ्रूट वो सब खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, पर एब्जॉर्प्शन कभी पुअर रहता है, तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड जो मेडिसिन आता है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन रहता है, तो उसमें थोड़ा फ़ायदा रहता है। जिसको मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट खाने की गोली से, फिनास्ट्रेट से नहीं फ़ायदा रहता है, फिर प्रोसीजर आती है फिजियोथेरापी, PRP, GFC एंड QR67 एंड ओलिगो GF, ये डिफरेंट टाइप का इंजेक्शन है। तो मेन पर्पस इसका जो है, जो रूट वीक हो गया उसको थिक करने का, उसको लेंथ बढ़ाने का, और इसका माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है स्काल्प में, वो इम्प्रूव करने का। तो बाल की थिकनेस भी बढ़ती है, बाल का डेंसिटी भी बढ़ती है, लेंथ भी बढ़ती है, और जो नीचे जो माइक्रो इन्फ्लामेशन रहता है डैंड्रफ की वजह से, कोई भी वजह से इन्फ्लामेशन रहता है, स्ट्रेंथ रहती है फॉलिकल की स्ट्रेंथ, वो इम्प्रूव होती है। शुरू में 6 सेशन रहता है, किसी को बहुत ज़्यादा तो वीकली ऐसा 4 बार, और नॉर्मल रहता है तो पहले डे 1, फिर 20 डेज के बाद, देन वंस ए मंथ। 6 सेशन के बाद मेंटेनेंस के लिए एवरी 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर, डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर पेशेंट मिनॉक्सिडिल और उसका विटामिन सप्लीमेंट रेगुलर लेता है तो उसको PRP, GFC, फिजियोथेरापी और QR67 और ओलिगो GF की फ्रीक्वेंसी कम रहती है, और बाकी का टॉपिकल और सप्लीमेंट से इसका काम चल जाता है। जिसको पैटर्न हेयर लॉस से मेल पैटर्न, फीमेल, वो लोगों को लंबे समय ट्रीटमेंट रखना ज़रूरी है। तो जिसको डेफिशिएंसी वजह से होता है तो वो ठीक हो जाता है, जिसको एनवायरमेंट फैक्टर से होता है वो ठीक हो जाता है, जिसको डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है वो ठीक हो जाता है, जिसको स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हुआ तो वो ठीक हो जाता है, जिसको बीमारी की वजह से मान लो डेंगू के इसके बाद जो हेयर फॉल आता है वो दवाई से ठीक हो जाता है। क्रोनिक टेलोजन, एक्यूट टेलोजेनिक वो भी दवाई से ठीक हो जाता है। जो नहीं होता है वो स्कारिंग एलोपेशिया ठीक नहीं होता है, और जो प्रोलॉन्ग पीरियड एलोपेशिया टोटालिस होता है, पूरे बाल चले जाता है, और जो पैटर्न हेयर लॉस ग्रेड 3 से ऊपर जाता है और फीमेल में ग्रेड 2 के ऊपर जाता है, वो फिर ओनली दवाई से नहीं मिलता है, इसमें सर्जिकल प्रोसीजर भी चाहिए। जब भी PRP, मिजोथेरापी, GFC, QR67 और ओलिगो GF करें, स्काल्प क्लीन होना चाहिए। अगर वहाँ कोई फॉलिकुलाइटिस से इन्फेक्शन है तो नहीं करना चाहिए, इससे बढ़ेगा। पेशेंट को अगर स्काल्प में पेन रहता है तो भी नहीं करना चाहिए। किसी को सीवियर डैंड्रफ रहता है, सीवियर स्काल्प सोराइसिस रहता है, तो फिर वो मिजोथेरापी से पेनिट्रेशन नहीं होगा। आपको पहले मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से डैंड्रफ और थोड़ा क्लीन करके फिर ट्रीटमेंट करना, अदरवाइज का दवाई जाएगी नहीं, चाहे कितना मिजोथेरापी करो, मतलब फिर आपको डायरेक्ट इंजेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो पेनफुल रहेगा स्काल्प में। तो ये प्रोसीजर में नमिंग क्रीम लगाना, 45 मिनट 1 आवर लगाना, फिर मिनिमम 10 मिनट से 20 मिनट इंजेक्शन है। इंजेक्शन की डेप्थ पहले बोला कि 1 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर सेट करना। इंजेक्शन और मीज़ो में फ़र्क क्या है? मीज़ो एक ही फ़ायदा है कि थोड़ा पेनलेस है, बराबर, परंतु इंजेक्शन करो तो पेनफुल बहुत रहता है। इसमें आपको मिजोथेरापी सॉल्यूशन इंजेक्ट हो सके नहीं करना, बहुत पेनफुल है। हमारा जो कॉकटेल होता है, जो मिनॉक्सिडिल, ट्राइकोड, वो सब जो वो भी थोड़ा पेनफुल होता है, पर इसमें अगर जेलोकेन ऐड कर दिया, आपको कोई बफर सोडियम फॉस्फेट कार्बोनेट ऐड कर दिया तो फिर कम पेन होगा। का थोड़ा जेलोकेन अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करना जरूरी है, तो ये पेनफुल रहता है। तो मेन आप PRP आप इंजेक्ट कर सकते हो, एंड PRP में भी ब्लू ट्यूब जो आती है जिसमें एसिडी होते हैं, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, तो वो एसिडिक रहता है तो पेनफुल रहता है। परंतु GFC होता है, इसमें न्यूट्रल pH होता है, तो GFC में पेन नहीं होता है, QR678 में पेन नहीं होता है, बाकी सब में पेन होता है। तो खास ध्यान रखना कि पेशेंट गन से, अब 3 फायदा रहता है, पर एक जैसी डेप्थ रहती है, क्वांटिटी एक जैसी अंदर रिलीज होती है, और 2 होल के बीच में डिस्टेंस इक्वल रहता है। क्योंकि मैनुअल में क्या कहाँ दिया हम भी भूल जाते हैं, बराबर, यहाँ दिया, तो 2 इंजेक्शन के बीच का डिस्टेंस कंसिस्टेंट नहीं रहता मैनुअल में, डेप्थ कंसिस्टेंट नहीं रहता, और क्वांटिटी जो इंजेक्शन की क्वांटिटी का है। तो मीजो में 2 गैर फायदा है। एक वेस्टेज रहता है, 10-20% फ्लूइड वेस्टेज रहता है,
तो फिर आपको मसाज के छोड़ देंगे, इसीलिए आप हमें ओवरनाइट बोल दें कि भाई दूसरे दिन वॉश करने का। अगर आपने इंजेक्शन दिया तो इसमें ओवरनाइट एक पेशेंट 1 घंटे के बाद वॉश कर सकता है, और तो आपने जब मिजो दिया तो वो सॉल्यूशन अंदर जाना भी ज़रूरी है, तो वो दवाई सोफ्रामाइसिन लगा के वो सील कर देना और दूसरे दिन वॉश कर। 2 दिन रखना नहीं, वरना वो फिर स्मेल खराब आएगी इस साल में। ओवरनाइट काफ़ी है एब्जॉर्ब होने में। तो प्रोसीजर ऐसे पेशेंट को बता देना कि शुरू में पहला दूसरा सेशन में शायद फ़र्क नहीं आएगा, थर्ड सेशन में आपको फ़र्क आएगा। आपको बाल ग्रोथ होना जल्दी चालू हो जाएगा, फॉलिंग धीरे धीरे बंद होगा। टेलोजन जो फेज होता है ना, इसमें से एनाजन फेज में जल्दी एंटर हो जाएगा, तो ग्रोथ चालू हो जाएगा। परंतु जो ऑलरेडी जो टेलोजन जो बाल जो गिर रहे वो प्रोसेस तो कंप्लीट होने के बाद ही वो सब बाल एनाजन में आएगा। तो वो आप वेट आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी दवाई दो, कितना भी स्टेरॉइड दो, कितना भी इंजेक्शन दो, वो प्रोसेस वो नेचुरल होती है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होती है। फिर बहुत ज़्यादा दवाई से वेट गेन होता है, फिर बाकी का बॉडी में बाल आ जाता है, वो सब रहता है। क्योंकि ओरल मिनॉक्सिडिल देने से फ़ायदा जल्दी होता है, पर बॉडी में दूसरी जगह पे बाल आने का चांस है, मेनली फीमेल में। तो प्रोटोकॉल 6 इंजेक्शन, फिर एवरी 3 मंथ, फिर 6 मंथ, डिपेंड करता है। और पेशेंट को ज़्यादा ग्रेड 3 के ऊपर है तो उसको 12 महीने हर महीने के एक इंजेक्शन लेने का, 12 सेशन, फिर 3-3 महीने में एक बार ऐसा। तो ये पेशेंट को पहले से एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी है, ताकि पेशेंट ऐसा ना बोले कि हमें बताया नहीं। 6 सेशन उसको 1.5 साल लग चलेगा। पहला जो 6 महीना चलेगा, बाकी का जो है 1.5 साल चलेगा, क्योंकि हर 3 महीने 4 महीने में दे दो तो लंबा चलेगा। फिर पेशेंट को बोलने कि दूसरा रिपीट जब ज़रूरत लगेगी तभी करेगा, अदरवाइज टॉपिकल मेडिकेशन और विटामिन सप्लीमेंट में छोड़ देंगे।